गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। क्लास 9th में सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, देखो बच्चों, कल हम पढ़ा रहे थे क्लास 9th में फिजिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू करा था हमने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? यस, ग्रेविटेशन। ओके, हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था कल? अबाउट ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको डिस्कस करे थे। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, तो बताओ जरा ग्रेविटी क्या होती है। यस, आवर अर्थ है ना, आवर अर्थ इज वेरी लार्ज मास। और अर्थ में जब बहुत ज़्यादा लार्ज मास होता है ना, दिस इज लाइक सॉलिड स्फीयर। ओके, ये कैसा होता है ये दिस इज लाइक सॉलिड स्फीयर। और जब ये सॉलिड स्फीयर है तो इसमें क्या होगा, रेडियस भी होती है स्फीयर में और इसका मास भी होता है। ठीक है, एंड द अर्थ है लार्ज मास। ठीक है, और अर्थ में इतना ज़्यादा मास होता है कि किसी भी स्मॉल बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट, एंड अट्रैक्ट बाय ए फोर्स, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करे थे। यही कारण है, दैट इज द रीजन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर बॉडी सेंटर की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है ना। और हमने तुमको ये भी बताया था कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, नॉट ओनली बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी। इस अर्थ पर एवरी टू बॉडीज है ना, इस अर्थ पर हर बॉडी असल में क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाइंड अप है ना। अगर हम फ्लोर पर खड़े हैं तो हमारे पैरों और फ्लोर के बीच भी है ना, अगर हम हाथ में ये पेन को अगर है ना पकड़े हैं तो हमारे हाथ और इस पेन के बीच भी ड्यू टू देयर मासेस ए फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज नोन ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एवरी बॉडी ऑन द अर्थ एंड इन सिस्टम है ना, इन यूनिवर्स बाइंड्स विथ ईच अदर विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू मासेस। किसकी वजह से काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम पढ़े हैं, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमने तुमको पढ़ाया था ना कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस, हमने बताया था कि इफ टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अगर दो बॉडीज़ कुछ दूरी पर रखी हैं है ना, और दोनों के मास सेम या डिफरेंट हों, m1 एंड m2 हम डिफरेंट मास कर देते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर क्या ले लें हम r, देन दे एक्सपीरियंस और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ द बॉडीज। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या डिस्कस करे थे, बोलो? F प्रोपोर्शनल टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दिस F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, अब जब दोनों को कंबाइंड कर दिए थे तो क्या आया था, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। बोलो राइट, ये हो गया था ना। हाँ, इसके बाद आज हमको डिस्कस करना है, देखो इस सिस्टम में है ना, इस सिस्टम में हमारे यहाँ अर्थ पर चाहे अर्थ के बाहर, ठीक है, क्या होता है, ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एंड दिस फोर्सेस, फिर से एक बार लिखते हैं इसी को पॉइंट को, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, वन जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे है ना, जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ये बताया था हमने तुमको यहाँ तक, कैपिटल G। यहाँ पर कांस्टेंट के मत लेना, क्या लेंगे हम, वी आर टेकन हेयर क्या, G, कैपिटल G, एंड सेम m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। ओके, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ आज हम इस G की देखो व्याख्या करेंगे है ना। नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट दिस कैपिटल G प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो नीचे इस G के बारे में लिखें, हटा देंगे। ओके, देखना अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला F इक्वल टू कैपिटल G है ना,
m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कैपिटल G इज नोन एज, यहाँ पर जो G है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। देखना हर शब्द में है ना, हर शब्द का महत्व है। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दिस इज ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी और वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड दिस इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है इन ऑल ऑफ द यूनिवर्स दिस वैल्यू विल रिमेन सेम, नेवर चेंज। एंड द वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, फिजिकल कंडीशन, चेंज इन फिजिकल कंडीशन एंड एनी प्लेस, है ना। प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होगी और मीडियम पर भी डिपेंडिंग करेगी। एंड इन होल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हर जगह सिस्टम में, है ना, हर जगह कैपिटल G की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और वो वैल्यू कितनी होती है, एक साइंटिस्ट था कैवेंडिश, है ना, द नेम ऑफ साइंटिस्ट कैवेंडिश। कैवेंडिश ने एक स्प्रिंग बैलेंस से इस कैपिटल G की, नॉट फिजिकल बैलेंस, है ना, एक बैलेंस लिया था लेबोरेटरी में, उससे इस कैपिटल G की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 6.673। ओके, या 6.67, 2 डिजिट तक हम ले सकते हैं, इनटू 10⁻⁻11। ठीक, अब हम इसका यूनिट निकालें तो इसके यूनिट को प्लेस करो। G के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। G के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यानी क्या होगा इसका यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एंड पर मास इंटू मास मीन्स द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सो मास इंटू मास मीन्स किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया कैपिटल G का, 6.673 या 6.67 तक ले सकते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक, इंटू 10⁻⁻11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है व्हाई कैपिटल G, दिस G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसकी ये वैल्यू जो है वो हर प्लेस पर सेम होगी, हर मीडियम में सेम होगी, हर फिजिकल कंडीशन में सेम होगी, राइट। सो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दिस इज योर फार्मूला। ठीक, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण फार्मूला है, ध्यान देना जरा इस पर, है ना। इस फार्मूले से हम किन्हीं भी दो मासों के बीच अगर हमको निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, जैसे हम एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, अगर मान करके चलो कि तुम अगर फाइंड आउट करना चाहे तो एक एक्टिविटी के थ्रू कि 1 किलोग्राम की, है ना, 1 किलोग्राम की 2 बॉडीज़ को अगर हम, है ना, इसका मास क्या है, इक्वल मास है, m1 भी वही है और m2 भी वही है, और दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें बाय 1 मीटर, कितना डिस्टेंस ले लें दोनों के बीच का, बोलो 1 मीटर, तो वो कहता है कि इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे, F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करें सभी की वैल्यूज़ को, तो कैपिटल G की वैल्यू क्या लिखी अभी हमने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड इंटू मास m1 इंटू m2 एंड अपॉन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, फोर्स। सो फोर्स इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्सेस, न्यूटन। देख रहे हो, यानी अगर हम अपने पास नज़दीक में 1 किलोग्राम्स की 2 बॉडीज़ के मासेस को रख दें और उनके बीच का सेपरेशन कितना कर दें, मेजर कर करके 1 मीटर, यानी यू फील, उनको देख करके तुम मालूम करना कि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। डेफिनेट वो बॉडीज़ जो होंगी, बोथ बॉडीज़ एक्सर्ट अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस इज द नेचर अट्रैक्शन, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट, ये वैल्यू। एंड दिस 10⁻⁻11 न्यूटन इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना, इसीलिए बहुत स्मॉल वैल्यू होने से हमको खिंचाव महसूस नहीं होता है, अट्रैक्शन महसूस नहीं होगा। अगर हम 1 किलोग्राम की 2 बॉडीज़ को 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे, देन दे नॉट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल फोर्स, वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, राइट। तो इस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसी प्रकार से
हम अर्थ और मून के बीच, अगर हमको अर्थ और मून का मास मालूम हो जाए तो हम, और उनके बीच का डिस्टेंस मालूम हो जाए, एक मास कितना ले लें अब हम अर्थ, एक मास कितना ले लें मून, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम हो जाए तो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे सवाल, हमारे एग्जामिनेशनों में और हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिए हैं, आते हैं, ठीक है। दिस इज योर कैपिटल जी। अब आगे चलें, ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, ठीक है, हम इसी एक फार्मूले को बनाएं, ठीक है, इसको हटा दें, हाँ ना, ठीक, जैसे यहाँ पर हम एक फार्मूला बना करके तुमको दिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मून, ठीक है, एक्टिंग ऑन मून, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर निकलवाए, एक्टिंग ऑन मून वाय अर्थ, ठीक है, अगर अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर निकलवाए तो कैसे हम इसका फार्मूला बनाएंगे। देखो, एक हमारे पास ये अर्थ ले लेते हैं हम, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड होल ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज एज्यूम टू बी एट इट्स सेंटर। पूरे के पूरे अर्थ का जो मास होता है वो हम कहाँ पर लेते हैं, उसके सेंटर पर। एंड ए मून, ठीक है, एक मून हम ले लेते हैं, ठीक, एंड दिस इज मून, और मून का मास ले लें हम क्या, m इंटू नीचे की ओर m, यानी दिस सबस्क्रिप्ट फॉर मून एंड दिस सबस्क्रिप्ट फॉर अर्थ, एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ, ऐसे पढ़ते हैं इसको, एंड दिस इज द मास ऑफ दिस मून, ठीक है, एंड दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक, इन दिस ऑर्बिट, ठीक है, और इसके ऑर्बिट की, इस प्लेस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट, एंड दिस मून इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट विद सम वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ये ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज कंप्लीट रेडियस, ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस कितना ले लेते हैं हम, ये अर्थ का रेडियस ले लेते हैं r e, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हमको अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा फार्मूला, F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ m1 इंटू m2, तो एक मास क्या है, m मास ऑफ अर्थ, एक क्या है मास ऑफ मून, तो me इंटू m ऑफ मून अपॉन रेडियस, यानी उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी इस प्रकार से हम ये फोर्स के लिए फार्मूला बना सकते हैं, ठीक। और अब हम क्या करें, अगर हमको इनके मास मालूम हो और मून का क्या है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मालूम हो, देन वी फाइंड आउट दिस फोर्स। कर लोगे, दिस इज, ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, है ना। अगला पॉइंट देखें आप, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अभी हम तुमको इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या महत्व है ना। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से काम करता है, बताओ। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी। अगर टू बॉडीज में मास हैं तो उनके बीच क्या काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस सिस्टम में क्या है, इस यूनिवर्स में हर बॉडीज अगर है तो उसमें मास होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस यूनिवर्स में पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वन बिग वेरी इम्पोर्टेंस इज कि एवरी बॉडी बाइंड्स, है ना, बाइंड बॉडीज, है ना, बाइंड्स द बॉडीज, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल है वो बॉडीज को क्या करता है, बाइंड कर करके रखता है, नंबर वन। सेकंड, ठीक है, जैसे मून जो है, अभी हमने एक एग्जांपल लेकर के देखा, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यानी सेकंड इंपॉर्टेंस इसका क्या है, मून इज रिवॉल्विंग। और नॉट ओनली मून, है ना, केवल मून ही नहीं, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। थर्ड, जो टाइडल वेव्स आती हैं, है ना, जो पानी की लहरों में, है ना, जो टाइडल वेव्स आती हैं ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ मून एंड अर्थ, वो दिस टाइडल वेव्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल चेंज, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल चेंज, देन द, है ना, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वाटर लेयर, ठीक है, और वाटर वेव्स, ठीक। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल। एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
जो सन होता है, सन के चारों ओर अर्थ जो रिवॉल्व करती है, यानी सन के चारों ओर जो अर्थ रिवॉल्व करती है उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है। और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, एक ये छोटे से पॉइंट हैं, इनको हम नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन इन योर नोटबुक ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जरा उनको सुनो। जैसे एक क्वेश्चन हम ये ले लें, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे, जरा बताओ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r²। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस को दुगना करते हैं, है ना, देन फोर्स बिकम्स, देखो जरा F प्रोपोर्शनल टू कैसे निकलता था ये, m1 इंटू m2। इफ द मासेस बिकम्स ट्वाइस, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, और डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज। लेकिन अगर मास को दुगना कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो मास को दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2m1 इंटू 2m2, बोथ मासेस बिकम्स ट्वाइस एंड डिस्टेंस बिकम्स हाफ, यानी r/2 का होल स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिकम्स F डैश, ये F है, ये F डैश होगा। सो F डैश इक्वल टू 4 इंटू 4 एंड ये क्या हो जाएगा, 4m1 m2, बोलो राइट, ऐसे ही तो हल करेंगे। एंड ये क्या होगा तुम्हारा r² अपॉन 4, ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स। सो F डैश प्रोपोर्शनल टू 16 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन r², एंड दिस इज योर इनिशियल फोर्स। सो F डैश प्रोपोर्शनल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। कैपिटल G दोनों तरफ, दोनों में कॉमन होगा ना, इसलिए हम उसको ओमिट कर दिए, है ना। यानी अगर हम मासेस को 2 कर दें 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, एंड डिस्टेंस को हाफ करोगे तो r² 4 और 4 ऊपर जाएगा, r² अपॉन 4 ऊपर जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से ये छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और बताओ, अगर सपोज करो मासेस को ट्वाइस कर दें और डिस्टेंस को भी ट्वाइस कर दें, तो मासेस को ट्वाइस करोगे तो F प्रोपोर्शनल टू पहले क्या है, m1 m2 अपॉन r²। अब न्यू फोर्स प्रोपोर्शनल टू बोथ मासेस बिकम्स ट्वाइस, यानी 2m1 इंटू 2m2, एंड डिस्टेंस आल्सो बिकम्स ट्वाइस, यानी 2r का होल स्क्वायर। 4 इंटू 4 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी F डैश प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन 4r²। और 4 से 4 कैंसिल, क्या मास में कोई, फोर्स में कोई चेंज आया, नहीं आया, यानी F डैश इक्वल टू F। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट सेम रहेगा सब जगह। ठीक, यानी न्यू फोर्स विल रिमेन्स अनचेंज अगर इफ 2 masses becomes twice and distance also becomes twice of its initial distance. So some types of these questions, है ना, these are the questions, है ना, having their clear concept. ठीक, और जब हम इनको अप्लाई कराते हैं तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे सब लग जाएंगे। ओके, कर लोगे। एक ये पोर्शन था इसी चैप्टर में। अब अगला एक छोटा सा और पोर्शन है, फ्री फॉल। देखें जरा, हम इसको और डिस्कस करते हैं अभी, है ना। व्हाट इज फ्री फॉल, सुना है ना तुमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुना है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। हाँ देखो, है ना, होता है ना कुछ, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखना फ्री फॉल क्या होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ना, ध्यान से सुनना जरा। किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ें, देन इट इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसे एप्पल या किसी स्टोन को नीचे से ऊपर की ओर फेंकें तो भी वो कुछ हाइट तक तो अपनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी ना, लेकिन अल्टीमेटली बिकम्स स्टॉप एंड देन कम बैक ऑन द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ है ना, ये अर्थ का सरफेस है, किसी बॉडी को हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर फेंका, देन इट हैव सम वेलोसिटी u, तो ये वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगी और अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी। दिस इज द डिस्टेंस हाईएस्ट। ओके, ये डिस्टेंस तुम्हारा हाईएस्ट होगा। इसके बाद अगेन इट कम बैक। ऐसा क्यों, इसका मतलब है कि ये जो अर्थ की सरफेस है, ये क्या होगा तुम्हारा अर्थ, है ना। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे इसको, अर्थ, ये अर्थ का सेंटर। अर्थ में क्या है, इसका मतलब है कि इस बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। भले ही बॉडी ऊपर भी जाए तब भी फोर्स का डायरेक्शन नीचे ही होगा। ठीक, और हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एंड दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
So when a body is falling towards the earth or moving upward, in both the cases, a force is acting towards the center of the earth and the acceleration is produced, and an acceleration is produced in the body, and this acceleration due to gravity is known as acceleration. इसको हम क्या बोलते हैं? Acceleration due to gravity. ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या? Acceleration due to gravity. बेस्ट एग्जाम्पल है जब किसी बॉडी को ऊपर से गिराते हैं, जब ऊपर से ड्रॉप डाउन करते हैं ना, देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग होगा तो बॉडी में क्या होगा? जरा बताओ. एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी. व्हाई एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड? बताओ, व्हाई एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड? बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा? बिकॉज व्हेन फोर्स इज एक्टिंग देन ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड. देखो, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग हियर बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डाउनवर्ड. जब बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यूसली डाउनवर्ड इंक्रीज होगी, लाइक दिस. ठीक है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अंडर ग्रेविटी, है ना. सिंस दिस एक्सेलरेशन इज अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन, सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू जी, नॉट ए. काय से डिनोट करते हैं हम इसको? जी से. ठीक, एंड जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर, है ना. हालांकि प्लेस टू प्लेस चेंज करती है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यूज की कितनी लेते हैं हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना. और कभी कभी क्या ले लेंगे हम? जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. किसी अगर न्यूमेरिकल्स में, किसी सम्स में अगर इसकी वैल्यू 10 दी है तो 10 ही लेना, और 9.8 दी हो तो 9.8. ठीक है, एक्चुअली मोर एक्यूरेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, है ना, इज मूविंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, है ना. इसके ही आसपास अराउंड दिस, इसी के अराउंड ही वो वैल्यू मूव करती है थोड़ी हो, जो चेंज होता है. ओके, सो स्टैंडर्ड वैल्यू इज टेकन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the acceleration, change in velocity in per unit time in 1 second when your body is falling under gravity, है ना. क्या डिफाइन होगी? क्या डिफाइन होगा acceleration due to gravity? When your body is falling under gravity, then change in its velocity in 1 second is known as acceleration due to gravity. आ गया इसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी, और इसका यूनिट. ठीक, ये एक पॉइंट था फ्री फॉल के तहत, अंडर फ्री फॉल. एंड दिस स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको हम किस सिंबल से लेते हैं? कैपिटल जी से. इसलिए यहाँ पर इसको काय से लेंगे? इसको स्मॉल जी बोल रहे हैं, राइट. अब हम एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, है ना, स्मॉल जी और कैपिटल जी में, है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. देखना, यानी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, इन दोनों के बीच हमको एक रिलेशन ड्राइव करना है. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच. ठीक है, करते हैं ड्राइव. देखो, ठीक, हमारे पास कोई लार्जर बॉडी है, एक बॉडी हम ले रहे हैं. चलो हम अर्थ की केस को ले लें. ये अर्थ है ना, ये अर्थ का सेंटर है, द मास ऑफ द अर्थ इज, यहाँ पर हम कैपिटल एम ले लेते हैं. ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज एक कोई डिफरेंट बॉडी हम ले लेते हैं एम, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते चलें, यहाँ पर हम एम ही ना लेकर के मास को ले लेते हैं कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ. ठीक है, और इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता. अगर हम चाहें तो मास ऑफ अर्थ क्या ले लें? एम ही, एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए यहाँ पर यूज़ कर लें आर. ठीक है, एंड दिस इज ए बॉडी ऑफ मास एम. ठीक, तो मास ऑफ अर्थ इज टेकन एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकन आर ई. ओके, बॉडी का मास क्या है? एम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2. एक मास कितना है? m1 की जगह क्या ले लेंगे हम? एम ई इंटू एम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर ई का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1.
क्या बॉडी पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा? बोलो बिल्कुल, है ना। दिस इज एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय द अर्थ। ठीक, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी क्या ट्राई करेगा? बोलो, बॉडी इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो राइट, बॉडी इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हियर, बताओ, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दे रहा है, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m, और a की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। यानी दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ये F? विच इज इक्वल टू mg। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1, यानी F की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में रख दें, तो क्या रिलेशन निकलेगा? देखो, सो क्या आएगा इसके बाद? m इंटू जी इक्वल टू कैपिटल G एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। सो m से m में क्या होगा? ये कैंसिल। सो व्हाट इज द रिलेशन? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फार्मूला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आ गया कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पर। देखो ध्यान से, ठीक है, इसको हटा दें, ये ड्राइव जरूर कर लेना, ये रिलेशन को स्टेब्लिश कर लेते हैं हम। जरा देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of earth, and this is the mass of earth, and this is the radius of earth। और कैपिटल G तो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो हर जगह ही हम क्या है? हर जगह ही ये सेम होगा कैपिटल G। लेकिन अब हमको स्मॉल g अगर निकालना है अर्थ की सरफेस पर, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, है ना। तो देखो यहाँ पर निकालते हैं कैलकुलेशन, इसी फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। कैलकुलेशन ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस पर अगर g की वैल्यू निकालना है तो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ। अब हमको मास ऑफ अर्थ और रेडियस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ हम तुमको बता देते हैं। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ देखो, हम यहाँ पर लिख के दिखाएं। अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, ये होता है, ठीक है। एंड रेडियस होती है अर्थ की 6400 किलोमीटर, और जब हम उसको मीटर में बदलते हैं तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आएगी, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो कि कितना उसका मास होता है अर्थ का और रेडियस कितनी होती है। जब हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻24 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर का मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब तुम इसको कैलकुलेट करना, ये सब तुम क्या करोगे? कैलकुलेट, और हमको जज करके बताना कि जी की वैल्यू क्या इतनी आती है। हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आना चाहिए स्टैंडर्ड 9.8 एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी कम ऑन द अर्थ सरफेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, ये अर्थ का मास था, ये अर्थ की रेडियस होती है। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। ऐसे हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है एक सवाल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना सब लोग, ठीक है। पहले इसको देख लो, समझ लो 1 मिनट के लिए, है ना। 1 मिनट का हम तुमको सोचने का मौका दे रहे हैं। कोई क्यूरियोसिटी हो तो पूछो, ठीक है। देखो जरा आप सुनना, क्या यहाँ पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट कर रहे हो तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू अर्थ के मास और रेडियस पर डिपेंड कर रही है या नहीं? वेदर द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन द प्लेस, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
सो हेयर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ बी टेकन। अगर हमको मून की सरफेस पर निकालना होता यही स्मॉल जी, तो हम क्या करते, देखो हटा इसको, अगर हमें इसको ही अगर मून के सरफेस पर निकालना होता तो इसका फार्मूला हम क्या बना लेते, है ना, देखो एट द सरफेस ऑफ मून, इसको हटा दें, अभी हम अर्थ की हटा देते हैं मास और रेडियस। अब हमको निकालना है एट द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पर अगर निकालना हो, है ना, द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी, तो क्या लोगे, किसका मास आएगा, ये मून का, किसकी रेडियस आएगी, ये मून की। आ रहा ना समझ में, यानी जी इक्वल टू तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, कैपिटल जी हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो यूनिवर्स सब जगह सेम है, मून पर भी वही होगा, अर्थ पर भी वही होगा। एंड हेयर वी टेक इन द मास ऑफ मून एंड हेयर वी टेक इन द रेडियस ऑफ मून। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यहाँ पर मार्क्स के लिए ई ले लेते हैं, देन दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक, और हमको मालूम है कि मून का मास और मून की रेडियस अर्थ के मास और रेडियस से डिफरेंट है, तो जी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। ठीक है, जी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। और हम तुमको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, जी की वैल्यू जो अर्थ पर आती है, जी की वैल्यू जो अर्थ पर आती है, वो मून पर जो जी की वैल्यू आती है, इसको ऐसे समझाएं, मून पर जो जी समझें, मून पर जो जी की वैल्यू आएगी वो अर्थ पर जी की वैल्यू का 1/6 होता है। ठीक, अब तुम्हें कुछ हम वर्क देते हैं, तुम अर्थ का मास और रेडियस हमने तुमको बताया, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में या किसी भी बुक से अर्थ का मास और रेडियस को रख करके जी की वैल्यू अर्थ पर निकाल सकते हैं। किसी भी जगह से तुम्हारे एनसीईआरटी में बुक में या किसी भी बुक से मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून मालूम कर करके जी की वैल्यू तो मालूम है, इनको सब्स्टिट्यूट करके हम कहाँ पर जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून की सरफेस पर। और जब बाद में उनका तुम रेशियो करोगे तो देखोगे कि 1/6 आती है या नहीं। ये दिस इज योर वर्क, है ना, एंड दिस इज योर एक्टिविटी, है ना, एंड यू हैव टू डू दिस। ये तुम्हें करके लाना है और मालूम करके लाना है कि ये जो हम यहाँ पर जो ये कंक्लूजन निकाले हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक, देखोगे कि ये आएगा। ठीक, नाउ चेक इट। ठीक, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट सुनना, क्या निष्कर्ष निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन, फॉलो हियर। कंक्लूजन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेनेट और एनी प्लेस डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ दैट। यानी अगर किसी प्लेनेट पर अगर हम सन की सरफेस पर चले जाएं, तो सन की सरफेस पर स्मॉल जी निकालने के लिए क्या लोगे, मास ऑफ सन एंड रेडियस ऑफ सन। And on any planet, the value of G's differ. Why differ? Because the mass and radius of each planet are different. That is the reason the value of G is also different. ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट और सुनो लास्ट में, स्मॉल जी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना यार। हो गया क्लियर ये? ओके, जी की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है, कितनी है, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जी का वैल्यू स्टैंडर्ड हम लेते हैं 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारा अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर। ध्यान देना एक बात, ठीक, हमारी अर्थ भी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि क्या है, दिस इज सम फ्लैट एंड, दिस इज सम फ्लैट एंड, दिस इज योर इक्वेटर, ये क्या कहलाती है, इक्वेटर लाइन, एंड दिस इज योर पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज योर पोल पोजीशन। ये क्या है, तुम्हारी पोल्स। ठीक, और साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि इसका जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से, ये और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा पोल की साइड डिस्टेंस अगर x है सेंटर ऑफ द अर्थ से, तो इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कितना, वन साइड होता है 21 किलोमीटर। दिस इज, अगर ये r होता तो ये कितना होता, r+21। जरा बताओ डिस्टेंस किस साइड ज़्यादा है, पोल की, इक्वेटर की साइड। किस साइड सबसे कम है, पोल की साइड। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करते हुए या कोई प्लेस चेंज करते हुए, कोई किसी प्लेस को चेंज कराते हुए हम इक्वेटर से पोल की ओर आएंगे, तो ये रेडियस कम होती चली जाएगी ना। देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, देखो
कम होती चली जा रही ना। और सबसे कम कहाँ पर है रेडियस, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है ये रेडियस, सेंटर से लेना ये सब कि सबसे कम कहाँ है, पोल पर। फिर तुम्हारा इक्वेटर की साइड 21 किलोमीटर, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर इक्वेटर पर। ठीक है, तो ये सभी डिस्टेंस जो सेंटर से मेजर कर रहे हैं, सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर है बताओ जरा, कहाँ पर है तुम्हारा सबसे कम डिस्टेंस जो है तुम्हारा है पोल पर। और हमें जी का फार्मूला मालूम है, जी इक्वल टू कैपिटल जी ME/R² यानी जी प्रोपोर्शनल टू 1/RE का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताओ जरा, जहाँ पर अर्थ की रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, और जहाँ पर अर्थ की जिस पॉइंट पर अर्थ की रेडियस कम है वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा। देखो इनवर्स स्क्वायर है या नहीं है ना, यानी रेडियस बढ़ेगी तो जी घटेगा। और सबसे ज़्यादा आर ई कहाँ है, रेडियस ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ है बताओ जरा, इक्वेटर पर। ठीक है, और सबसे कम कहाँ हो गया है, सबसे कम कहाँ हो गया है, सबसे कम हो गया है रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। राइट, इससे लिखने का मतलब ये है कि हाईएस्ट द डिस्टेंस from the center of earth at equator and as we moving from towards the pole its distance becomes minimum। और g क्या है उसका इनवर्स, यानी g की वैल्यू सबसे कम कहाँ होगी, इक्वेटर पर, और मैक्सिमम कहाँ होगी, पोल पर। अरे इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर g की वैल्यू कम है। इसका मतलब जो प्लेसेस अर्थ की सरफेस पर पोल साइड होंगे, जो भी सिटीज़ या जो भी कंट्रीज़ है ना, जो पोल साइड होंगे वहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो कंट्री या जो प्लेस इक्वेटर साइड होते हैं उन पर जी की वैल्यू क्या होगी, कम, बिकॉज जी इज़ मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है, द कंक्लूजन इज दिस दैट द वैल्यू ऑफ जी इज़ आल्सो डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ। अर्थ के भी डिफरेंट प्लेसेस पर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, एंड हाईएस्ट मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट स्टडी एंड कंप्लीट कंसेप्ट एंड नॉलेज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हो गया, ये सब नोट कर लेना, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और ये सभी एनसीईआरटी की किताब को आप पढ़ना जरूर, एक एक लाइन बहुत आराम के साथ एक चीज़ समझ में आएगी अच्छी तरह। ठीक है, अगले टर्न पर हम तुमको डिस्कस करेंगे अबाउट मास एंड वेट। ठीक है, ओके, थैंक यू।